नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त आदित्य मिश्रा अपने YouTube चैनल शिक्षा संगम पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने मॉडर्न हिस्ट्री में इसके पहले बात कर ली थी 1857 की क्रांति की, और उसके बाद कांग्रेस का अधिवेशन बात किया था, कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, ए.ओ. ह्यूम ने किस प्रकार से स्थापना हुई और क्या क्या जो है गतिविधियाँ हुई थी, कितने अधिवेशन हुए थे, किसने किसने भाग लिया था, कहाँ पे हुआ था, तो ये सब बातें हुई थी। उस समय जो है 55 अधिवेशन कुल हुए थे। 1885 में पहला अधिवेशन 1885 28 दिसंबर को हुआ था। इंडियन नेशनल यूनियन को दादा भाई नौरोजी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने जो है 2 क्लासेस पीछे पढ़ चुके हैं। तो आपको अब कोशिश मैं यही करूँगा कि आपको इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। अगर नहीं मिल पाता है तो आप अपने यूट्यूब चैनल पर शिक्षा संगम सर्च करके और उसके बाद प्ले लिस्ट में जाके आपको वहाँ पे एक ही प्ले लिस्ट में सारी की सारी वीडियोस अलग अलग मिलती चली जाएंगी। इसमें बायो की भी पढ़ी, पॉलिटी की भी पढ़ी, हिस्ट्री की भी पढ़ी और बायो की भी पढ़ी। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसा कि इसमें तो थोड़ा बहुत जो है आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन मैंने इसको याद करने के लिए बहुत बड़ा एकदम शॉर्टकट तरीके से एक ही जगह पर रखने की कोशिश की है सारा कंटेंट। तो आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से देखें। और अब 24 घंटे में सिर्फ एक ही वीडियो अपलोड की जाएगी, जिससे कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट और अच्छा कंटेंट आपको दिया जा सके। तो हमारा प्रयास सदैव यही रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए इसमें कौन कौन अध्यक्ष बने और कहाँ बने, मतलब कौन सा अधिवेशन कहाँ हुआ, कब हुआ और उसका अध्यक्ष कौन बना और उसके समय में कौन कौन से कार्य किए गए। तो आइए हम बात करते हैं। जो सबसे पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई में, आपको पता ही है, 28 दिसंबर 1885 को दिन सोमवार 12 बजे हुआ था दोपहर में। और कौन सा था, कहाँ पे हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय निकट ग्वालियर टैंक, मुंबई में जो एक मैदान है ग्वालियर टैंक, तो वहाँ पे हुआ था। तो अब वहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अधिवेशन हमारा डब्ल्यू.सी. बनर्जी, उसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी बनाए गए थे। और पहला अधिवेशन हमारा कहाँ हुआ था? मुंबई में 1885 में हुआ था। अब इसकी खास बात क्या क्या थी? इसी में इंडियन नेशनल यूनियन को दादा भाई नौरोजी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा। दादा भाई नौरोजी ने, अगर पूछा जाए इंडियन नेशनल यूनियन को इंडियन नेशनल कांग्रेस किसने कहा, तो दादा भाई नौरोजी ने कहा। और इसी समय एक पत्रिका निकली थी, हिंदू पत्रिका, इसमें जो है कांग्रेस की स्थापना को बताया गया था सबसे पहले। तो आइए अब दूसरा अधिवेशन की बात करते हैं, जो कि अब दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था, INU को इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा। तो दादा भाई नौरोजी ही आ गए अब अगले अधिवेशन में। लगातार के अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ। तो कलकत्ता के अधिवेशन, सबसे ज़्यादा अधिवेशन कलकत्ता में हुए थे। कुल कितने हुए थे? 10 हुए थे। तो अब आइए बात करते हैं 1886 में जो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था उसमें दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने थे। और उसमें मतलब प्रथम पारसी अध्यक्ष गैर हिंदू थे, ठीक है। और दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि डफरिन ने गार्डन पार्टी का आयोजन किया। इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है सम्मिलित नहीं हुए। इस समय जो है कौन सी पार्टी का, गार्डन पार्टी का आयोजन किया गया, क्योंकि ये जो ए.ओ. ह्यूम थे ये अंग्रेजों की तरफ से थे और इधर आए थे थोड़ा सा अपना जो है एक सामंजस्य बैठाने हिंदुओं और अंग्रेजों में। तो इस प्रकार से था। अब बात करते हैं तीसरा जो है बदरुद्दीन तैयब अली। ये जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात की जाए, जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने कांग्रेस के, तो बने थे बदरुद्दीन तैयब अली। कब बने थे? मद्रास के अधिवेशन में बने थे। कब बने थे? 1887 में बने थे। और इन्होंने कांग्रेसी बनने का नारा दिया। क्या किया था? कांग्रेसी बनने का नारा किसने दिया था? तो बदरुद्दीन तैयब अली ने दिया था। ये कौन थे? तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। आइए बात करते हैं चौथे नंबर पे, तो जॉर्ज यूल की बात करते हैं। जॉर्ज यूल जो थे ये इलाहाबाद के अधिवेशन में बने थे। चौथे नंबर पे आए थे जॉर्ज यूल। सन 1888 में प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष थे। तो अगर सबसे पहला अगर पूछा जाए प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज यूल थे। और लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब भी कहते हैं और PNB के फाउंडर भी हैं। तो ये एक पॉइंट है जो हमने मतलब इसमें बढ़ा दिया था कि अगर शेरे पंजाब की उपाधि किसको दी गई, तो लाला लाजपत राय को। और PNB के फाउंडर भी कौन थे? यही थे, लाला लाजपत राय। अब पांचवे की अगर हम बात करते हैं, पांचवें नंबर पे आते हैं हमारे फिरोज शाह मेहता, जो कि कलकत्ता में सबसे ज़्यादा अधिवेशन हुए। तो सीधी सी बात है, कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। कब हुआ? 1890 में हुआ। कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक कौन थी,
तो कादम्बरी गांगुली थी। कौन सी? कादम्बरी गांगुली थी। इन्होंने इस अधिवेशन में भाग लिया और उस अधिवेशन की एंकरिंग किसने की थी? तो इन्होंने ही की थी। कादम्बरी गांगुली के द्वारा ही इस अधिवेशन की एंकरिंग की गई थी। और उसी समय की अगर बात करें तो प्रथम महिला उपन्यास भी हुई थी। तो प्रथम महिला उपन्यास कौन थी? स्वर्ण कुमारी देवी। स्वर्ण कुमारी देवी कौन थी? पहली महिला उपन्यासकार थी। तो मैं आशा करता हूँ देखिए 1890 तक आप सभी लोगों का खत्म हो गया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं छठा अधिवेशन जो हुआ था वो कहाँ पे, मतलब अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं की बात कर रहे हैं हम ज़्यादा। लगातार सारे जो 55 अधिवेशन हुए तो हमें 55 के बारे में नहीं पढ़ना है, जो भी 21-22 हैं उनके बारे में इंपॉर्टेंट पढ़ना है। इसके बाद दादा भाई नौरोजी आए और ये लाहौर के अधिवेशन में सन 1893 में जो है ये अध्यक्ष बने थे। इसी समय जो है जब दादा भाई नौरोजी आए तो भारतीय सिविल परीक्षा को भारत में करवाने की मांग की गई। भारतीय सिविल परीक्षा जो पहले कहाँ होती थी? लंदन में होती थी। सबसे पहले इसकी परीक्षा कहाँ होती थी? तो लंदन में होती थी और इसको ICS कहा जाता था, इंडियन सिविल सर्विसेज। तो ICS की परीक्षा जो है सबसे पहले करवाने की मांग इसको किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। कहाँ पे? भारत में। और मतलब इसको जो है करवाया जाए और लाहौर के अधिवेशन में। क्लियर। अब बात करते हैं हम 7वें नंबर पे विलियम वेडरबर्न। विलियम वेडरबर्न, ठीक है, बेडट और बर्न है, ठीक है। तो विलियम वेडरबर्न, सपोज दैट लिखा हुआ ना समझ में आए। तो मुंबई के अधिवेशन हुआ था सन 1889 में। ये थोड़ा सा ऊपर लिखना चाहिए था लेकिन ये छूट गया था अभी, तो इसको हमने बाद में लिखा। तो 1889 में जो है मुंबई के अधिवेशन में जो है कौन बने थे? विलियम वेडरबर्न, ठीक है। तो अब क्या हुआ? पहला ऐसा अधिवेशन था जिसमें महिलाओं ने भाग लिया था। अगर पूछा जाए कि महिलाओं ने किस अधिवेशन में महिलाओं ने सबसे पहले भाग लिया, तो मुंबई के अधिवेशन में। सन पूछा जाए तो 1889 में, और उस समय के जो अध्यक्ष थे कौन से? विलियम वेडरबर्न थे। तो पहले जो है ऐसा पहला जो है अधिवेशन था जिसमें महिलाओं ने भाग लिया। और इसी में जो है 21 वर्षीय मताधिकार जो है पारित हुआ कि जो भी 21 वर्ष के हैं वो मत देने के लायक हैं। और ये हम एक पॉइंट ये पहले भी बता चुके हैं, विलियम वेडरबर्न जो थे ये एओ ह्यूम के जीवनीकार थे। विलियम वेडरबर्न कौन थे? एओ ह्यूम के जीवनीकार थे। अब बात करते हैं हम रहीमतुल्ला सयानी। जब रहीमतुल्ला सयानी बने थे तो कलकत्ता के अधिवेशन में बने थे। कब बने थे? 1896 में बने थे। तो 1896 की सबसे खास बात यह है कि इसी समय बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम पहली बार गाया। पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम अर्थात राष्ट्र गीत गाया। ठीक, इतना सभी को क्लियर हुआ। अब बात करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो बने थे ये 1905 जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उस समय की बात है। बंगाल के विभाजन के समय गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं अध्यक्ष बने थे। और ये कब बने थे? बनारस में। और गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि मिली थी। इसी में जो है गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष का नेता कहा गया था। क्या कहा गया था? विपक्ष का नेता। अब बात करते हैं दादा भाई नौरोजी की। दादा भाई नौरोजी कलकत्ता के अधिवेशन में सन 1906 में, जिस समय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, तो 1906 में प्रथम मतलब जो है ये बने थे कौन? अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। इसी में जो है पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग हुआ था। सबसे पहले अगर पूछा जाए स्वराज्य शब्द का प्रयोग कब हुआ, तो 1906 में हुआ, सिर्फ शब्द का प्रयोग हुआ। तो अब बात करते हैं 1907 में। 1907 में क्या हुआ था? सूरत का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। तो डॉक्टर रास बिहारी घोष इतनी समय बने थे। डॉक्टर रास बिहारी घोष, बोस नहीं है, घोष हैं। तो डॉक्टर रास बिहारी घोष सूरत के अधिवेशन में बने थे। सूरत कहाँ होता है? गुजरात में है। और ये 1907 में बने थे। कब बने थे? 1907 में। इसमें सबसे बड़ा काम क्या हुआ था? कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कांग्रेस जो है दो भागों में, नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई थी। गरम दल में हमारे लाला लाजपत राय मतलब लाल बाल पाल, और इधर जो है अभी हम इसको आगे बताएंगे कौन कौन से थे नरम दल में, कौन कौन से थे गरम दल में। अब बात करते हैं जो 12वां अधिवेशन हुआ, ये पंडित विशन नारायण दर थे इस समय। तो 1907 के बाद अब डायरेक्ट 1911 में बात करते हैं। 1911 का इंपॉर्टेंट है। 1911 में ही पंडित विशन नारायण दर जो हैं ये कलकत्ता के अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। बात करते हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम ये हुआ था कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले राष्ट्रगान गाया था इसमें।
1911 में सबसे पहले क्या गाया गया था? राष्ट्रगान गाया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने दो मतलब जो है देशों के राष्ट्रगान अगर देखा जाए तो लिखे हैं। एक अमार सोनार बांग्ला, जो कि बांग्लादेश का क्या है आज के समय में राष्ट्र, मतलब वहाँ का राष्ट्रगान है। और यहाँ का जो राष्ट्रगान क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा राष्ट्रगान यहाँ अपने भारत का भी सबसे पहले उसमें गाया गया था। लेकिन उस समय अमार सोनार बांग्ला जो इनके द्वारा लिखित है उस समय नहीं गाया गया, ये याद रखिएगा। ठीक, तो ये हमने एक्स्ट्रा में बता दिया है। अब बात करते हैं AC मजूमदार। ये AC मजूमदार मतलब कौन है? अंबिका चरण मजूमदार। जो अंबिका चरण मजूमदार हैं ये लखनऊ के अधिवेशन में सन 1916 में कांग्रेस मतलब अध्यक्ष बने थे। AC मजूमदार कब बने थे? 1916 में लखनऊ के अधिवेशन में अध्यक्ष बने। अब बात करते हैं कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन हुआ। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग का इसी में क्या हुआ था? संयुक्त अधिवेशन हुआ। और फिर क्या हुआ? उसमें जो नरम दल और गरम दल जो अलग हो गए थे 1907 में, ये दोनों फिर क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। कब? 1916 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाए नरम दल गरम दल कब एक हुए तो 1916 में। उस समय का अगर पूछ लिया अध्यक्ष कौन थे तो AC मजूमदार थे, अंबिका चरण मजूमदार थे। अब बात करते हैं एनी बेसेंट। अब उसके बाद कौन अध्यक्ष बनी थी? एनी बेसेंट बनी थी। कलकत्ता के अधिवेशन में सन 1917 में बनी थी। कब बनी थी? 1917 में। तो इनकी सबसे खास बात हम एक बार और भी पहले जब पढ़ाया था महिलाओं मतलब महिला अध्यक्ष, तो हमने उसमें बताया था कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। कहाँ की रहने वाली थी? आयरलैंड की थी। क्लियर हुआ? अब बात आती है लाला लाजपत राय की। तो लाला लाजपत राय जो थे ये 1920 में कलकत्ता के अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। कौन? लाला जी। उसके बाद 1920 में ये बने। 1 अगस्त 1920 को लाला लाजपत राय की साइमन कमीशन के दौरान जो है इनकी लाठी मार देने के कारण जो है इनकी मृत्यु हो जाती है कुछ दिनों पश्चात। ठीक है, तो 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये लगभग 29-30 सितंबर की घटना रहती है। अक्टूबर, एक मिनट, जुलाई अगस्त, जुलाई लगभग 31 जुलाई या 30 जुलाई की समथिंग ये घटना रहती है जब इनके लाठीचार्ज होता है। और ये ज़्यादा दिनों तक मतलब नहीं रह पाते हैं। तो अब उसके बारे में आगे जब बताएंगे, जब पढ़ाएंगे। तो अब बात करते हैं महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी भाई साहब जो हैं ये जो हैं 1924 में बेलग्राम के मतलब अधिवेशन में जो है ये सबसे पहले जो है अध्यक्ष बने थे। बेलगांव जो है कर्नाटक में है। इसके अधिवेशन में अध्यक्ष पहली बार बने थे, वो भी सहानुभूति के कारण, क्योंकि इन्होंने जो है कुछ ऐसे काम किए थे कि जो है इन्होंने कुछ ऐसे बातें कही थी जिससे जो है जनता का थोड़ा सा प्रेम जागृत हुआ था और ये जो है अध्यक्ष बना दिए गए थे। अब वो क्या बातें हुई थी, क्या हुई थी, ये सब अभी मॉडर्न हिस्ट्री में आगे जानेंगे, क्योंकि अब जो है बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है। तो आप सभी लोग जो है बहुत इसको आराम से और मस्ती से देखिएगा और समझते हुए चलिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे। 17 नंबर पे अगर हम बात करते हैं सरोजनी नायडू कानपुर के अधिवेशन में। सरोजनी नायडू कब बनी थी? तो कानपुर के अधिवेशन में सन 1925 को जो है अधिवेशन में ये भारत की प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी। कौन थी? भारत की प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। अब इसके बाद बात करते हैं अगर पंडित नेहरू की, तो पंडित नेहरू लाहौर अधिवेशन, लाहौर जो रावी नदी के तट पे है, लाहौर अधिवेशन में 1929 को इसी में जो है ये अध्यक्ष बने थे। पंडित नेहरू कब बने अध्यक्ष? 1929 में बने। कब बने? लाहौर अधिवेशन में। इसी में जो है नेहरू जी ने कहा कि 26 जनवरी 1930 को जो है पूर्ण स्वराज्य की मांग की। 1930 को क्या किया? 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य की मांग की। इसी कारण जो है हमारा जो संविधान बनके तैयार हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हुआ था। सिर्फ इस पूर्ण स्वराज्य की मांग के कारण जो है 26 जनवरी 1930 को यह दिन जो है इसी कारण डिसाइड कर लिया गया था। और जब संविधान की मतलब जो किया गया तो 26 जनवरी 1950 को किया गया। ठीक, अब बात करते हैं इसके बाद अगर बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जो थे ये हरपुरा के अधिवेशन में 1938 में एक बार अध्यक्ष बने। ठीक, लेकिन जब फिर से दोबारा जब ये मतलब अध्यक्ष के लिए जब मतलब दोबारा फिर से खड़े हुए अध्यक्ष पद के लिए सुभाष चंद्र बोस, तो त्रिपुरी के अधिवेशन में फिर से 1939 में फिर से बन गए।
मतलब 1938 में भी बने, 1939 में, मतलब 2 बार लगातार बने। तो जब ये 1939 के चुनाव में जब मतलब खड़े हुए थे अध्यक्षता के लिए, तो उसी समय इनके अपोजिट पार्टी में पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा किया था गांधी जी ने। तो उसके बाद क्या हुआ था, पट्टाभी सीतारमैया जो थी हार गई थी। तो इनके हारने के बाद में गांधी जी बहुत ही ज़्यादा मतलब जो है आक्रोशित हुए, या मतलब उनको जो बड़ी ग्लानि महसूस हुई, और उन्होंने कहा कि पट्टाभी सीतारमैया की हार जो है वो मेरी हार है। उसके बाद जो है कुछ गांधी जी के जो अनुयायी थे उन लोगों ने सुभाष चंद्र बोस के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर देना ज़्यादा चालू कर दिया। कुछ होते हैं ना उस टाइप के। तो जब प्रेशर इनके ऊपर ज़्यादा पड़ा तो इन्होंने जो है इसको अपनी अध्यक्षता जो थी उसको छोड़ दिया, और जो एक दूसरी पार्टी का गठन किया जिसका नाम क्या था, फॉरवर्ड ब्लॉक की। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की कब की, 1939 में की। और किस अधिवेशन के बाद की, तो त्रिपुरी अधिवेशन में जीतने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। किसने की, सुभाष चंद्र बोस ने की। आई होप इतना सभी को क्लियर हो गया होगा। तो अब बात करते हैं जब 21वां अधिवेशन हुआ, 21वें में बात करते हैं, मतलब 22 अधिवेशन कुल हमने पढ़ा है जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 21वें अधिवेशन में जो है जेपी कृपलानी बनी थी, जो मेरठ में हुआ था अधिवेशन 1946 में। 1946 में जेपी कृपलानी जो हैं मेरठ के अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी, और भारत की आज़ादी के समय जेपी कृपलानी अध्यक्ष थी। इनकी यही एक मुख्य जो खास बात थी कि आज़ादी के समय भी यही थी अध्यक्ष। अब बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये जो है कराची के अधिवेशन, जो आज जो है कराची कहाँ पे, पाकिस्तान में है, 1931 में ये जो है उसमें अध्यक्ष बने थे। इसमें गांधी को काले झंडे दिखाए गए थे। क्यों गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे? क्योंकि गांधी इरविन समझौता हुआ था। अब गांधी इरविन जब समझौता हुआ तो गांधी जी ने बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें मांगी, जैसे इन्होंने कहा निर्दोषों को जो है सजा मुक्त कर दिया जाए, जब तक गुनाह साबित ना हो तब तक जो है मुकदमा नहीं चलेगा। और क्या कहा कि हिंदुओं को उच्च पद पर नियुक्त किया जाए। इस समझौते के बाद जो सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर जो है गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। अब ये गोलमेज सम्मेलन जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। इसी में जो है इनके इसी समझौते के कारण जो है काफ़ी जो है सब गुस्सा हो जाते हैं। और इसी में जो है जब गांधी इरविन समझौते में जब गांधी और इरविन मिलते हैं तो सरोजनी नायडू जो है कहती हैं, सरोजनी नायडू ने गांधी और इरविन समझौते को दो महात्माओं का मिलन कहा। क्या कहा कि जो है दो महात्माओं के मिलन की संज्ञा दी। किसने दी थी? तो सरोजनी नायडू ने दी थी। किसके? गांधी और इरविन के मिलने पे। तो इसी में जो है काले झंडे भी दिखाए गए थे। क्यों? मतलब काले झंडे जो है गांधी जी को दिखाए गए। और इसमें जो है गांधी जी ने यह भी कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधी वाद नहीं मर सकता। आप सभी को क्लियर हो गया? तो इसी में कहा था 1931 में गांधी इरविन समझौते में। तो अब वो गांधी इरविन समझौता जब पढ़ाएंगे तब की बात है। तो हमने यहाँ पे इतना बता दिया फिलहाल पहले पॉइंट में जो इंपॉर्टेंट था। दूसरा नंबर ये था कि इसी में जो है 1931 में ही मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य का जो है पास किया गया था। मौलिक अधिकार तथा मौलिक कर्तव्य का प्रस्ताव पास किया गया था। ठीक है। तो अब बात करते हैं, अब यहाँ से जो है वो तो जितने भी अध्यक्ष हुए जो बने वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, और मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग उनको पढ़ेंगे और याद करेंगे। तो पूरी कोशिश करिएगा क्योंकि हमने बहुत ही मेहनत के साथ आपको ये सारा कंटेंट एक पास इकट्ठा करके हम आपको देते हैं। तो एक लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब इतना तो बनता है, कम से कम इतना मेरे लिए कर दिया करो। तो थोड़ा सा इससे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मेरे मित्रगण जो हैं, हम जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं वो भी मेरे साथ हैं, कम से कम मेरी वीडियोस देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आइए बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की। किसकी बात करते हैं? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की। जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अब होना शुरू हो जाएंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों को 3 भागों में बांटा गया। पहला बांटा गया उदारवादी, या इसी को कह देते हैं नरम दल। दूसरा हो गया उग्रवादी चरण, मतलब ये चरण है, समय की बात है, तो ये एक प्रकार से दल की बात नहीं कर सकते। तो उग्रवादी चरण कि किस समय उग्रवादिता को मतलब ज़्यादा प्रभाव रहा। उसके बाद उदारवादी, उग्रवादी और गांधीवादी चरण। जो उदारवादी चरण था ये 1885 से 1895 तक था। उग्रवादी जो है ये 1895 से लेकर 1919 तक रहेगा। और गांधीवाद जब चालू होता है तो ये 1919, जिस समय मोंटेक्यू चेम्सफोर्ड एक जो है एक्ट आता है, तो उस समय से लेकर 1947 भारत की आज़ादी तक चलता है। तो आइए बहुत ही बात करते हैं। उदारवादी जो थे, उदारवादी उग्रवादी में थोड़ा अंतर क्या था कि उदारवादी जो थे ये कहते थे कि हम भारत में सुधार तो लाएंगे और हम सुधार करके रहेंगे, ये कसम खा बैठे रहते थे।
लेकिन जब ये सुधार तो करेंगे, लेकिन हम अनुमोदन पत्र के माध्यम से करेंगे कि हम जो है पत्र लिखेंगे कि आप जो है इन सब चीज़ों पे सुधार कीजिए, और ये लोग बड़े प्यार से जैसे अंग्रेज कर देंगे। तो इनका ये मानना था, और नहीं करेंगे तो गांधी जी का कहना था अनशन करो, चुपचाप बैठ जाओ लाठी लेके। तो उसी समय की बात है, उग्रवादी जो थे इनका कहना था कि अगर हमें स्वराज की प्राप्ति चाहिए, मतलब अपने अधिकारों की प्राप्ति करेंगे, लेकिन हम कोई अनुमोदन पत्र वगैरह नहीं जारी करेंगे, प्रेम से कहेंगे, और मतलब प्रेम से कहना ही नहीं, सीधा उठा के जो है बमबारी कर दो। कहने का मतलब यह है, छोटे से एग्जाम्पल से समझो कि जैसे कोई साइकिल खड़ी है, तो साइकिल खड़ी है तो जैसे साइकिल वाले से कहा भैया, अब ये उदारवादी वाले क्या करेंगे, भैया साइकिल हटा लो। तो अगर वो साइकिल नहीं हटा रहा तो वो मतलब एक कंटापो को घसीट के मार दें, तो अपना एक गाल सोरा लें, फिर कहें कि भैया ऐसा है, फिर से कहें हटा लो साइकिल। तो अब उसके बाद भी नहीं हटा रहा तो मतलब इस तरीके का जो है ये उदारवादिता थी, उदार तरीके से जो है अपनी बात को मनवाना। लेकिन अब उग्रवादी कहना क्या था, सीधा गए, आओ न देखा न ताओ, साइकिल खड़ी उठा के साइड में फेंक दिया, उठाया गाड़ी, चलते बने साइड से। तो अब ये उग्रवादी थे, उग्रवादियों का कोई अनुमोदन से कोई मतलब ही नहीं था, मतलब आक्रामक रूप से अपनी बातों को मनवाना। तो यही बस अंतर था उदारवादी लोगों में और उग्रवादी, मतलब नरम दल और गरम दल में, इसी कारण जो है विभाजन हुआ था। तो अब अगर बात करते हैं, जो उदारवादी दल के जो प्रमुख नेता हुए वो हुए फिरोज शाह मेहता। इसको याद रखिएगा, अनुमोदन पत्र जारी करना, अनुमोदन पत्र के माध्यम से ही जो है उदारवादी अपनी बातों को मनवाते थे। तो इसके नेता कौन थे, सबसे फिरोज शाह मेहता, ये मुख्य नेता की बात बता रहे हैं। बदरुद्दीन तैयब अली, दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले, ये जो है प्रमुख नेता थे उस समय के, बाकी और भी बहुत सारे थे। और अगर हम बात करें उग्रवादी दल की, तो इसमें भी प्रमुख नेता थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, मतलब लाल बाल पाल और अरविंद घोष। तो आई होप इतना सभी को क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं, अब हमारा यहाँ से सबसे बढ़िया टॉपिक स्टार्ट होता है बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन की अगर हम बात करें तो बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर सन 1905 को होता है, और इस समय के जो वायसराय होते हैं वो लॉर्ड कर्जन होते हैं, लॉर्ड कर्जन होते हैं। तो अब होता क्या है, जो बंगाल होता है उसको दो भागों में ये लोग डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड क्यों करते हैं, तो इसको समझिएगा। जो अंग्रेज होते हैं, देखो जो उस समय जो था, जो हिंदू होते थे वो ज़्यादातर जमींदार थे, और जो मुस्लिम होते थे वो कहीं ना कहीं उनके अंडर में काम करते थे। तो मुस्लिम लोग जो थे वो देखा जाए तो अल्पसंख्यक में थे, और जो हिंदू थे वो बहुसंख्यक में थे। बंगाल की बात कर रहे हैं हम। तो जब हिंदू जो थे बहुसंख्यक में थे, देखा जाए तो जब हिंदुओं के बीच में मुसलमान रहते थे, तो जो हिंदू थे वो बहुसंख्यक में थे, और मुस्लिम जो थे वो अल्पसंख्यक में थे। तो अब अंग्रेजों ने एक चाल चली कि जो है अब तुमको जो है अगर हम ये जो है दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, और उनको जो है अलग कर दिया जाए मुसलमानों को। तो इसका लालच क्या दिया कि अगर तुम लोग अलग हो जाओगे तो तुम लोग को क्या मिल जाएगी, मतलब तुम लोग अपने आप में बहुसंख्यक हो जाओगे, और जो है तुम लोग जो गुलामी करते हो, या मतलब इनके नीचे, हिंदुओं के नीचे कार्य करते हो, तो इससे थोड़ा सा तुमको मतलब अलग हो जाओगे। तो मुस्लिमों को लगा कहीं ना कहीं यार हमारी मेजॉरिटी हो जाएगी, तो बिल्कुल ये जो है उसी पक्ष में, मतलब उन लोगों ने जो है अपना बंगाल का विभाजन, बंगाल को दो भागों में इन बातों से बांट दिया गया। जबकि पर इसके खिलाफ में बाकी सभी लोग थे, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, गांधी जी हो गए, ये सभी जितने भी थे सब इसके पक्ष में नहीं थे। लेकिन अंग्रेजों का काम ही था फूट डालो नीत करो, तो इन्होंने सोचा इससे अच्छा मौका अब नहीं मिलेगा। तो जो पश्चिम बंगाल था, उसमें जो पश्चिम बंगाल था उसको हिंदुओं को दे दिया गया, और जो पूर्वी साइड का जो पूर्वी बंगाल था, सपोज दैट ये बंगाल है, तो ये पूर्वी बंगाल हो गया पूरब साइड का, ये पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल ये तो हिंदुओं के पक्ष में आया। लेकिन ये जो था पूर्वी बंगाल, ये मुस्लिमों के पक्ष में चला गया। अब मुस्लिमों को दे दिया गया, तो उस समय जो है, अब जब मुस्लिम बन गए तो अब वहाँ का एक अध्यक्ष भी बनेगा। तो जब मुस्लिमों का जो अध्यक्ष बनाया गया वो सलीमुल्ला, या उस समय का जो नवाब या शासक होता था, तो जो नवाब या शासक जो मतलब बनाया गया वो सलीमुल्ला और आगा खां को बनाया गया। लेकिन जो मुख्य रूप से पेपर में पूछा जाता है वो सलीमुल्ला ही ऑप्शन में आता है। तो ये थी। अब वही जो तब का पूर्वी बंगाल आज का क्या हो गया था, बांग्लादेश हो गया है। अब यहाँ पे क्या था, जब यहाँ पे देखोगे अब पूर्वी बंगाल है, तो पूर्वी बंगाल में मुस्लिम हो गए ज़्यादा। तो 1947 में जब क्या होता है कि बंटवारे की जब बात की जाती है कि कहाँ पे हिंदुओं का राज्य होगा, कहाँ पे मुस्लिमों का,
तो हम बताएंगे कि किस आधार पे जो है बंगाल का विभाजन किया गया था, जो कि ये मुस्लिमों का जो है, इसको क्या कहते थे, पाकिस्तान कहते थे, पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। जब पाकिस्तानी यहाँ पे अच्छी तरीके से अपना शासन नहीं जमा पाए, तब उसके बाद में बांग्लादेश यहाँ पे जो है बना था, एक मतलब नया देश बना था इंदिरा गांधी के टाइम पे। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से हम बात करेंगे। तो अभी यहाँ पे मेन बात ये समझते हैं कि जो जब पूर्वी बंगाल जो है बांग्लादेश बना, उसकी आज के जो पूर्वी बंगाल बना, तो उसमें जो है मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? 1906 में। भाई दिसंबर में तो ये आया ही था, दिसंबर में, कि अब देखा जाए अक्टूबर में, सॉरी, तो 16 अक्टूबर 1905 को ये देखो आया था। जब 16 अक्टूबर 1905 को ये आया ही था, क्या, बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन जब हुआ, तो अब अक्टूबर नवंबर दिसंबर जब हुआ, तो जब ये मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बने, तो ये सलीमुल्लाह कब बने? 1906 में, 1906 में बनते हैं सलीमुल्लाह नवाब। तो इसी में क्या होता है कि अब ये लोग क्या करते हैं, आपस में पृथक निर्वाचक मंडल की भी मांग कर देते हैं कि अब जो है हमें पृथक निर्वाचक मंडल दिया जाए, हम जो है मुस्लिमों को मत देने का अधिकार भी दिया जाए अलग। तो मतलब यहाँ से क्या होता है, थोड़ा सा अलगाव हो जाता है। और जो पश्चिम बंगाल था वो सब हिंदुओं के पक्ष में था। यहाँ की राजधानी आज क्या है? कलकत्ता। और इसको 3 भागों में बांटा गया था, बंगाल प्रेसिडेंसी, बिहार और उड़ीसा। ठीक है, उस समय की सबसे डेवलपमेंट होती थी। तो अब बात करते हैं कि इस दिन को शोक दिवस के रूप में भी मनाते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी इसमें जो है काफ़ी हिंदू मुस्लिम साथ में रहते थे, तो ऐसा नहीं होता है कि भावनात्मक जो होते हैं एक दूसरे के पक्ष आपस में ना जुड़ जाते हों, एक दूसरे में प्रेम संबंध अपने आप हो जाता है कि इंसानियत का भी रिश्ता होता है। तो अब हुआ क्या कि इसमें जो है अभी हिंदुओं को भी कष्ट हुआ, कुछ मुस्लिमों को भी कष्ट हुआ, लेकिन मुस्लिमों को ज़्यादातर मुस्लिम इस वजह से खुश थे कि अब हम कम से कम बहुसंख्यक तो हो गए, अभी तक हम अल्पसंख्यक थे तो हमारी बात में उतनी दम नहीं हो पाती थी। तो अब क्या हुआ, इसी दिन को रविन्द्रनाथ टैगोर ने राखी दिवस कहा। क्यों कहा? क्योंकि रविन्द्रनाथ, इसी में क्या हुआ था, जितनी भी हिंदू महिलाएं या हिंदू जो पुरुष, जब हिंदू महिलाएं थी उन्होंने जो है जितने भी मुस्लिम थे उनको राखी बांधी थी, और जो मुस्लिम महिलाएं थी उन्होंने हिंदुओं को इधर राखी बांधी थी। और कहा गया था कि जो है हम केवल अलग हो रहे हैं और ये अंग्रेजों की चाल है, जबकि पर ये सबको समझाया गया, लेकिन ये चीज़ किसी को समझ में नहीं आई। और इस प्रकार से हिंदुओं और मुस्लिमों का यहाँ से विभाजन हो गया। और उसी में जो है जब प्रथम, अब भाई जब मुस्लिम अलग हो गए, तो अब जो है इसी में जो मांग कर ली गई कि प्रथम हमारा निर्वाचक मंडल अलग होना चाहिए, हमें मत देने का अधिकार अलग होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ से मतलब इतनी बात हो जाती है। फिर जो है 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट आता है। अच्छा, यहाँ पे जो है इन्होंने निर्वाचक मंडल की मांग की थी, लेकिन उसको जो है पारित मतलब जो है पास नहीं किया गया था। तो उस समय जो है मार्ले मिंटो एक्ट आता है, एक्ट होता है। तो मार्ले मिंटो जो है जब आया एक्ट, तो 1909 में आया। उस समय के जो सचिव थे ये मार्ले थे और मिंटो क्या थे, वायसराय थे। तो इसमें जो है मुस्लिमों को सबसे पहले मत देने का अधिकार कब मिला था? तो 1909 में मुस्लिमों को सबसे पहले मत देने का अधिकार मिला। तो आज हम आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छा समझ में आया होगा, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप सभी लोग इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। जो भी समस्या हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश भी करता हूँ कि जिससे आपके जो आगामी परीक्षाएं हैं, जैसे लेखपाल हो गया, यूपीपीएससी में भी काफ़ी हद तक इससे मदद मिलेगी। हालांकि इतने में कुछ नहीं होने वाला है, हमारा सीधा सा कहना है कि यूपीपीएससी वगैरह में, लेखपाल वगैरह में बहुत ही डीप कंटेंट की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर कुछ नहीं तो आपको बेस यहाँ से मिल जाएगा। 70% अगर आपका यहाँ से क्लियर हो जाता है तो आप उसके बाद उसका डीपली अध्ययन कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी हद तक जो है आपको, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा खींचने की कोशिश करते हैं कि सारा विषय जो है इसमें ज़्यादातर लिख दिया जाए या समझा दिया जाए, लेकिन फिर भी जो है आप पुस्तक पढ़िएगा। क्योंकि हम ये नहीं कहते कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए उससे सब कुछ फंस जाएगा, बहुत बड़े यूट्यूबर हम नहीं हैं, और हम भी एक विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी जो है वो कभी अध्यापक जो है, एक अध्यापक के भी अगर देखा जाए तो विद्यार्थी ही होता है, क्योंकि वो विद्या रूपी अर्थी का जो है जिंदगी भर मतलब वो जो है विद्या रूपी जो है धन को कमाता रहता है, मतलब पढ़ता रहता है। तो जब तक पढ़ता है तो एक बालक जो है या व्यक्ति है जो पढ़ता है तो वो विद्यार्थी के ही पद से रहता है। तो हम हमेशा विद्यार्थी रहेंगे, जीवन पर्यंत विद्यार्थी रहेंगे, और हमारी यही कोशिश भी रहेगी। और मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आता होगा। और हमारे इस शिक्षा संगम चैनल को आप हमने बताया है कि लास्ट में जाके आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे सर्च कीजिए शिक्षा संगम, और वहाँ पे
आप जो है प्ले लिस्ट में जाके भी आप सारे वीडियोज़ एक तरफ से देख सकते हैं, जो आपको सबसे आसानी से हम बता रहे हैं। बाकी अब मैं कोशिश यही करूँगा कि जो है आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दिया जाया करे इसके पहले वाले वीडियो की। तो नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।